नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार के अपडेट हमारे द्वारा समय-समय पे दी जाती हैं। उसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस की जो वैकेंसीज हमारी अभी आई हैं फिजिकल एजुकेशन की, मेल एंड फीमेल की। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन दो बातों के ऊपर खास करके मैं बात करना चाहूँगा जिनके ऊपर मेरे को लग रहा है कि कन्फ्यूजन होगा। मैं इस बात के ऊपर बात नहीं करूंगा कि आपकी फीस कितनी है या फॉर्म कब से शुरू होंगे। वैसे तो लास्ट डेट 23 अक्टूबर उसके अंदर दी गई है। मेनली हमारी जो बातचीत होगी वो होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो वीडियो को डिटेल में शुरू करें उससे पहले भाई हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होती है। तो अभी हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके। बहुत सारा कंफ्यूजन है, मेरे पास बच्चे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, बट मैं कई बार स्क्रीनशॉट को इग्नोर कर देता हूँ या मैं मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करता हूँ। कई बार मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, नहीं हो पाता है इसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। बट कई बार मेरे को लगता है कि क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया आपने तो मेरे को फिर संशय हो जाता है कि मैं इसका मतलब जवाब दूं या नहीं दूं। मान लो किसी बच्चे ने किसी दूसरी स्ट्रीम से बीपीएड कर वो ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद बीपीएड कर लिया, मेरे से वो बच्चा पूछ रहा है क्या सर मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, वो स्क्रीनशॉट को उठाए घूम रहा है। बट मैं यहाँ पे एक चीज मेरे हिसाब से मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपने बीपीएड की है तो डेफिनेटली आप टीजीटी की हर पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, वो किसी भी स्टेट में निकले, डजेंट मैटर वो ईएमआरएस केवीएस एनवीएस क्या उस क्वालिफिकेशन के अंदर लिखा होता है। आपने बीपीएड किसी एनसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से की है तो आप एलिजिबल हैं। उन्होंने लिख दिया आपने ये होना चाहिए 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ी हो, ये वो फला दिखना, उसको इग्नोर इट। आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं। कल को अगर ईएमआरएस आपकी सिलेक्शन प्रोसेस को रोकता है तो ईएमआरएस का जो सिलेक्शन बोर्ड है उसके ऊपर भी केस हो सकता है। तो ये डजेंट मैटर, मेरे ख्याल से तो रोकेगा भी नहीं। वहां पे क्या लिख रखा है क्या नहीं, आई डोंट नो उन्होंने कहाँ से क्या उठाया, क्योंकि जब आप बीपीएड करते हो तो ऑलरेडी किसी एनसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से करते हो तो वहां पे आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि इन्होंने जो गाइडलाइन उठाई है वो एनसीटी की उठाई होंगी, क्योंकि एनसीटी तय करता है कि किस पोस्ट के लिए कौन से बच्चे या किस डिग्री वाले कैंडिडेट जो है एलिजिबल होते हैं। दूसरी बात, बीपीएस बीएससी स्पोर्ट्स साइंस या बीपीई वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं कि शुरुआत में मेरे को लग रहा था कि इस बार इनको एलिजिबल किया गया है। बस शर्त ये दिख रही थी मेरे को कि आपने किसी स्टेट नेशनल या इंटरनेशनल के अंदर पार्टिसिपेट किया हो, रिप्रेजेंट किया अपने इंस्टीट्यूट को। बट लास्ट वाली लाइन को मैं इग्नोर कर गया था शुरुआत में, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे भी लिख दिया था कि बीपी और बीपीएस वालों के लिए मतलब मौका दिया गया। बट वहाँ पे लास्ट में फिर अलोंग विद बीपीएड लिख दिया उन्होंने, तो वहाँ पे बीपीएस बीपी और बीएससी स्पोर्ट्स साइंस वालों के लिए अब भी मेरे ख्याल से कोई भी रास्ता नहीं खोला गया। दूसरी बात, आप एलिजिबल हैं या नहीं, मैं एक सलाह आपको जरूर देना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। आप अगर माने तो उसको आप फॉर्म जरूर भरें, एग्जाम प्रोसेस के अंदर बैठ के देखें, एग्जाम दे के देखें। इससे आपको अपनी काबिलियत का ही पता चलेगा कि कहाँ पे आप फाइट करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है, एक और बात, सिलेक्शन प्रोसेस भाई इस बार थोड़ा सा इन्होंने डिफिकल्ट बनाया है। इन्होंने टायर 1 और टायर 2 की प्रोसेस को क्लियरली बताया है, और टायर 1 में और टायर 2 में पिछली बार और इस बार में इतना डिफरेंस है कि पिछली बार दोनों एग्जाम साथ हुए थे, और फर्स्ट जो एग्जाम था वो उसमें हिंदी और इंग्लिश का जो पार्ट था वो क्वालिफाइंग नेचर था, सेम एज इट इज इस बार भी क्वालिफाइंग है वो। बट इस बार टायर 1 के बेस पे अलग से कट ऑफ बनेगी, जिसमें 10 गुना बच्चों को लेंगे जितनी भी पोस्ट है। उसके बाद टायर 2 एग्जाम आपका होने वाला है, जिसमें 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आपको लिख के अटेम्प्ट करने पड़ेंगे उनको। जैसे हमारा एचपीएससी का पैटर्न है वैसा ही पैटर्न उन्होंने बना दिया। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, और आप अभी से इस चीज के लिए कमर कस लें, क्योंकि सिस्टम इन्होंने बदल दिया। पिछली बार बहुत आसान सिस्टम था, एग्जाम के दौरान कोई चेकिंग नहीं थी, सिस्टम मतलब कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई नौकरी के लिए पेपर। इस बार कंपटीशन भी बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे भी पिछली बार अवेयर नहीं थे डेफिनेटली, और इस बार लेकिन मामला मेरे को टाइट होता हुआ लग रहा है, क्योंकि कॉमन पेपर में 10 गुना बच्चे जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे
और ज़्यादा फाइट जो है बढ़ेगी। पिछली बार की तो जर्नल की कट ऑफ लड़कियों की 25 नंबर तक आ गई थी, क्योंकि पहला जो एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर था हिंदी और इंग्लिश का, वहां पे बट्टा गोल हो गया था। इस बार भी संभावना वहीं पे ज्यादा फेलियर की है। तो आप हिंदी और इंग्लिश के ऊपर स्पेशल फोकस करें, तभी आप 10 गुना बच्चों के अंदर आ पाएंगे। और अभी से फोकस करें, क्योंकि वहां पे आपको 10 में से 3 या 4 नंबर लेने होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अलग से 10 में से 3 या 4 नंबर। तो वहां पे वो 33.33 ऐसा कुछ करके क्राइटेरिया होता है, आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो वहां पे हमारे हालात बहुत खस्ता है फिजिकल वालों की, इसीलिए वो कट ऑफ देखोगे आप बहुत डाउन गई थी। फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम भी बहुत अच्छा था, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि बहुत इजी था, अच्छा एग्जाम था। दोनों ही एग्जाम का लेवल जो है बहुत अच्छा था भाई। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर मैं बता दूं, आप बीपीएड करके आप फॉर्म भरें, आप एग्जाम को करेक्ट करें। बाद में कुछ दिक्कत होगी बीपीएड तो बेस पे, तो वहां पे कोर्ट केस हो सकता है। एनसीटी की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। अपनी तरफ से गाइडलाइन अब भी नहीं दी होंगी इन्होंने। तो आप बीपीएड हैं तो आप इलिजिबल है, वहां पे क्या लिख रहा क्या नहीं डजेंट मैटर। आपने बीपीएड किया है, डेफिनेटली आप स्टेट प्लेयर रहे होंगे, तो वो जो कॉलेज है उसने आपको एलिजिबल माना है, तो आप जरूर इसके लिए जो है अप्लाई करें भाई। बाद में देखते हैं क्या होगा, अभी आप इसके ऊपर इतनी ज्यादा चिंता ना करें। यही थे एक इम्पोर्टेंट जानकारी भाई, और आप सभी को शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन तो आप कमेंट जरूर करें, हम उसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।